Hello, myself Dr. Indu Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जयपुर, दागपुर। आज मैं यूजी पार्ट 1 के लिए बुद्धि पर चर्चा करूंगी। व्हाट इज इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि कहते किसे हैं? बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में करते हैं। तेजी से सीखने तथा समझने, अच्छा स्मरण, तार्किक चिंतन आदि गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग इस सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ में होता है। शुरू से ही मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की है। सर्वप्रथम बोरिंग ने बुद्धि को परिभाषित किया। उन्होंने एक बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी। बोरिंग के अनुसार बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। परंतु इस परिभाषा से बुद्धि के निश्चित अर्थ का पता नहीं चलता है। फिर बुद्धि मापने के बहुत सारे परीक्षण हैं और इनमें से किस परीक्षण के द्वारा किए गए मापन को बुद्धि कहेंगे। बोरिंग के बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की। इन सभी परिभाषाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला, प्रथम श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया जिनमें बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया। जो व्यक्ति जितनी ही जल्दी वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है उसे उतनी ही तीव्र बुद्धि का समझा जाता है। दूसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया जिसमें बुद्धि को सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। जिस व्यक्ति में यह क्षमता जितनी अधिक होगी उस व्यक्ति में बुद्धि भी उतनी अधिक होगी। तीसरी श्रेणी में उन परिभाषाओं को रखा गया जिसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया। यह क्षमता जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होगी उस व्यक्ति में बुद्धि भी उतनी ज़्यादा होगी। फिर भी बाद में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा यह अनुभव किया गया कि इन तीनों श्रेणी की परिभाषाओं का एक सामान्य दोष है। वो ये है कि प्रत्येक श्रेणी की परिभाषा में बुद्धि के मात्र एक पक्ष या पहलू को आधार मानकर बुद्धि को परिभाषित किया गया है। वास्तव में बुद्धि में सिर्फ एक तरह की क्षमता सम्मिलित नहीं होती है, बल्कि बुद्धि अनेक तरह की क्षमताओं का एक सम्मिलित रूप है। इस बात को ध्यान में रखकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की और परिभाषाएं दी या परिभाषित किया। वेसलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्च या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। रॉबिन्स
एंड रॉबिन्स के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। इन परिभाषाओं की सामान्य बात यह है कि इनमें बुद्धि को कई तरह की क्षमताओं का योग माना गया। यही कारण है कि ये परिभाषाएं काफी प्रचलित तथा लोकप्रिय हुई। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए। पहला, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का योग है। इसका मतलब यह है कि बुद्धि में कोई एक प्रकार की क्षमता नहीं होती, इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं और इन क्षमताओं के पूर्ण योग को बुद्धि कहते हैं। दूसरा, बुद्धि के सहारे ही व्यक्ति किसी समस्या समाधान में सूझ का सहारा लेता है तथा साथ ही साथ समस्या समाधान में अपनी गत अनुभूतियों का लाभ वह इसी बुद्धि के कारण ही उठा पाता है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक क्रियाएं करता है उसे उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। निरर्थक तथा उद्देश्यहीन क्रिया करने वाले व्यक्ति को कम बुद्धि या समझ का माना जाता है। चौथा, बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन या अनुकूलन करने में मदद करता है। अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति अपने आप को किसी भी वातावरण में ठीक ढंग से समायोजित कर लेते हैं। इन व्यक्तियों के समायोजन की क्षमता को देखकर अन्य लोग भी काफी प्रभावित होते हैं, परंतु कम बुद्धि वाले व्यक्ति में इस तरह के समायोजन की क्षमता कम होती है तथा व्यक्ति में वातावरण से संबंधित समायोजन की कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पांचवा, बुद्धि से व्यक्ति में विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में मदद मिलती है। मतलब यह कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसके सोचने, समझने एवं चिंतन करने का तरीका विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण एवं युक्ति संगत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः कठिन एवं जटिल कार्य को सजग होकर करते हैं या उसके समकक्ष होकर करते हैं। तो ये थी बुद्धि की परिभाषा से जो हमें विशेषताएं प्राप्त हुई। अब हम चर्चा करते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। तो बुद्धि के मुख्यतः 3 ही प्रकार हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा मूर्त बुद्धि। पहला सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उस सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता। पहला सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उस सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से
समझता है तथा व्यवहार कुशलता को दिखलाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी अधिक होती है। इनमें सामाजिक कौशल काफ़ी अच्छा होता है और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति एक अच्छे नेता बन जाते हैं। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि या चिंतन से तात्पर्य वैसी क्षमता से है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों एवं चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ जाता है तथा उसकी उचित व्याख्या भी कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है एक सफल कलाकार, पेंटर तथा गणितज्ञ आदि होते हैं। तीसरा, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक ढंग से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उपयोग या परिचालन करना सीखता है। इस तरह की बुद्धि की ज़रूरत व्यापार तथा भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों में अधिकतर पड़ती है। ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति एक सफल व्यवसायी या एक सफल व्यापारी बन सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बुद्धि के मुख्य 3 प्रकार हैं। इन प्रकारों के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसमें सामाजिक बुद्धि अधिक होगी उसमें मूर्त बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि कम होगी, या मूर्त बुद्धि जिसमें अधिक होगी उसमें अमूर्त बुद्धि तथा सामाजिक बुद्धि कम होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।